हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वो जो आप पिक देख रहे हैं ये कौन है? भूगोल का पिता इन्हें कहा जाता है। और भूगोल का पिता हैं कौन, इनका नाम बताएंगे। और ये हमारा जो देख रहे हैं इसमें आप लोग का क्वेश्चन वाइज सीरीज नहीं मिलेगा। कुछ वर्ल्ड में जो करंट में अपडेटेड है, जैसे करंट में ये लोग ये सब चर्चा में आता है, उसी का बनाया जा रहा है। तो आप देखेंगे ये कौन है, ये भूगोल का पिता है, ये उनका पिक है। अब भूगोल का पिता कौन है वो देखते हैं। तो देखते हैं भूगोल का पिता किसे कहते हैं हम। भूगोल का पिता, तो भूगोल का पिता किसे कहते हैं हम? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कौन है? तो भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। अगर हम भूगोल का जनक के बात करें तो भूगोल का जनक कौन है? तो देखते हैं भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस। इसी तरह से अगर हम देखें कि भारत के भूगोल का जनक कौन है, तो हम देखते हैं भारत के भूगोल का जनक, भारत का भूगोल का जनक। तो भारत के भूगोल का जनक कौन है? तो जेम्स रेनेन। इसी तरह अगर हम आधुनिक भूगोल का जनक देखें, कौन? आधुनिक भूगोल का, तो हम देखते हैं आधुनिक भूगोल का जनक कौन है। आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट है। हम्बोल्ट कौन है? आधुनिक जनक का भूगोल कौन है? तो हम्बोल्ट। तो अब आप लोग क्या किसका पिक देखे थे? तो भूगोल का पिता के। तो भूगोल का पिता कौन है? आप देखेंगे भूगोल का पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज। और भूगोल का जनक कौन है? ये आप जो देख रहे हैं भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस। और भारत के भूगोल का जनक की बात करें तो भारत का भूगोल का जनक कौन है? जेम्स रेनेन। भारत का भूगोल का जनक कौन है? तो जेम्स रेनेन। इसी तरह से आधुनिक भूगोल अगर आप देखेंगे बहुत बार पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा है, बिहार दरोगा में भी पूछा है और अन्य एग्जाम में भी पूछा है। अगर आप देखेंगे जो आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? तो हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? तो हम्बोल्ट। अगर हम बात करें भूगोल, तो भूगोल कितने प्रकार का होता है? तो भूगोल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। देखते हैं थोड़ा सा भूगोल कितने प्रकार का होता है। भूगोल का प्रकार, तो भूगोल का प्रकार में हम देखेंगे तो भूगोल का प्रकार दो प्रकार का होता है। तो देखते हैं पहला क्या है? प्राकृतिक भूगोल। क्या है? प्राकृतिक भूगोल। और दूसरा आप देखेंगे तो राजनीतिक भूगोल या मानव भूगोल भी बोल सकते हैं। राजनीतिक भूगोल या मानव भूगोल भी उसे बोलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि प्राकृतिक भूगोल में क्या आता है, तो एग्जाम्पल में हम जैसे देखेंगे तो झील हो जाएगा, नदी हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, और देखेंगे तो पर्वत है, सागर है और वन भी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम राजनीतिक भूगोल या मानव भूगोल में देखें तो मानव भूगोल या राजनीतिक भूगोल इसको बोलते हैं, मानव भूगोल भी बोलते हैं, मानव भूगोल भी बोलते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो इसमें आपको जैसे रेल हो जाएगा, रेल लाइन हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, मकान हो जाएगा,
मकान हो जाएगा, नहर हो जाएगा। यानी जैसे कहें अगर राजनीतिक भूगोल या मानव भूगोल उसे बोलते हैं जिसमें अगर मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे मानव द्वारा निर्मित हो उसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक भूगोल या मानव भूगोल। और प्राकृतिक भूगोल हम उसे बोलते हैं जो जिसमें प्राकृतिक द्वारा निर्मित हो, जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, जो भी है, झील, मरुस्थल, ये सब आपको आ जाएगा प्राकृतिक भूगोल में। तो देखते हैं अगला क्या है हम लोग का। तो आप ये जो देख रहे हैं क्या है, पाक जल स्टेट। पाक जल स्टेट कहाँ है, स्थित है, तो इसको हम बात करते हैं। पाक जल स्टेट जो है या जल डमरू इसे बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम जल डमरू का बात करें तो जल डमरू होता है कि दो स्थल को अलग करता है और दो जलीय भाग को मिलाता है। जल डमरू या जल संधि किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं जो दो स्थल भागों को अलग करता है और दो जलीय भागों को मिलाता है। जैसे आप देखेंगे पाक जल संधि, तो ये क्या है, ये जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यानी ये भी स्थल है और ये भी स्थल है, ये दोनों को अलग करती है। आगे आप देखेंगे यह जल संधि बंगाल के खाड़ी को और मन्नार को खाड़ी को जोड़ती है। तो जैसे हम क्या बोले कि दो स्थल को अलग करती है और दो जलीय भाग को मिलाती है। तो जैसे आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ती है। आगे आप देखेंगे तो ये जो है यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से भी जोड़ती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा श्रीलंका है और यहाँ ही हमारा ये पाक जल स्टेट है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया और ये इधर हिंद महासागर भी हो गया और यहाँ पर आपको ये मन्नार की खाड़ी मिलेगा। तो अगर आप इसमें प्रश्न आपको ये भी बन सकता है कि पाक जल स्टडी जल संधि जो है वो बंगाल के खाड़ी को और हिंद महासागर को भी जोड़ती है, बंगाल के खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ती है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को भी जोड़ती है। इसमें 3 प्रश्न आपको मिलेगा पाक जल स्टडी से, जल संधि से या जल डमरू से। इसके आगे आप देखेंगे यह जल संधि के क्षेत्र में सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित है। यानी इस जल संधि जहाँ पर है यहाँ पर सेतु समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है प्रस्तावित है और यह पाक जल संधि पर स्थित राम सेतु द्वीप भारत में स्थित है। जो राम सेतु द्वीप है वो भारत में स्थित है और ये कहाँ है, पाक जल संधि के पास है। और यह भारत की तरफ पंबन द्वीप भी है, यहाँ पर एक पंबन द्वीप भी है। इसके बाद आप देखेंगे तथा श्रीलंका के तरफ से तलाई मन्नार की द्वीप स्थित है। यानी इस श्रीलंका की तरफ से जैसे आप ये देखेंगे तो ये जो है तलाई माई मन्नार है और ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा हो गया राम सेतु और पंबन द्वीप, ये हमारा हो गया, ये बीचों बीच में जो देख रहे हैं आप ये हो गया पाक जल डमरू। और ये पाक जल डमरू कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी के दोनों के मध्य में स्थित है। और ये हमारा श्रीलंका जो है तो भारत के पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश में कहें तो ये जलीय पड़ोसी देश है। अगला हम देखते हैं, अगला जो आप देख रहे हैं क्या है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति। अगला क्या है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति। तो इसमें आप पहला जनजाति देखेंगे क्या है, यूकाधिकर या यूकाधिकर या इन्यूत है। ये कहाँ स्थित है, एक जनजाति कहाँ मिलते हैं, तो ये साइबेरिया में मिलते हैं। और साइबेरिया कहाँ है, तो रूस के क्षेत्र में पड़ता है, रूस चीन के बीच में है साइबेरिया। अगला आप जो देख रहे हैं सेमांग है, क्या है, सेमांग। और सेमांग किस देश की जनजाति है, सेमांग किस देश की जनजाति है, तो ये आपको मलेशिया और इंडोनेशिया में मिलेंगे देखने को। सेमांग जनजाति कहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में। इसके बाद आप देखेंगे सकाई जनजाति, क्या है ये, सकाई जनजाति। और सकाई जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मलेशिया और आखेट में। सकाई जनजाति भी आपको मलेशिया में मिलेंगे और सेमांग जनजाति भी आपको मलेशिया में मिलेंगे। अगला जनजाति आप जो देख रहे हैं बेदा जनजाति कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कौन सी जनजाति, बेदा जनजाति। और ये आपको कहाँ मिलेगा, श्रीलंका में। इसके बाद आप देखेंगे एनु जनजाति, एनु या आइनू जनजाति जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, जापान में। इसके बाद अगला देखेंगे आप जनजाति में तार है, क्या है, तार है। ये कहाँ मिलेगा आपको, रूस में। आप जनजाति में जो देख रहे हैं आपको लिए ए भी आई होगा, क्या है, सेमांग, सकाई, बेदाद
और ये जनजाति किसी न किसी अन्य मतलब भारत के किसी भी एग्जाम में देखेंगे, या बीपीएससी बिहार दरोगा, या कहें तो बिहार पुलिस आने वाला जो एग्ज़ाम शिक्षा भर्ती होने वाला है, उसमें भी कहीं भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, और ये बहुत बार पूछा हुआ भी है। तो ये कौन सा था? एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजाति थी। अगला हम देखते हैं। अगला आप क्या देख रहे हैं? सुंडा जल संधि। क्या है? सुंडा जल संधि। और सुंडा जल संधि कहाँ है? ये है, आप ये जो देख रहे हैं मैप में, ये सुंडा जल संधि है। और ये क्या है? ये जावा द्वीप है। और जावा द्वीप किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का है। और ये आप जो देख रहे हैं ये सुमात्रा है। और ये आप जो देख रहे हैं बकाऊ है, सुमात्रा में स्थित है। मेराकू है, ये भी सुमात्रा में है। तो हम देखते हैं। और सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप के दक्षिण में और जावा द्वीप के उत्तर में। और ये बीपीएससी में पूछा हुआ था। बीपीएससी ने बिहार दरोगा में पूछा था, मेन में, इससे पहले वाला जो हुआ था। आप देखेंगे इसका क्या है? यह जल संधि दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सुंडा जल संधि जो है किसको जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर को किसको जोड़ती है? हिंद महासागर को। अगला आप देखेंगे क्या है? यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। जल संधि का काम ही है कि दो जलीय क्षेत्र को मिलाती है और दो स्थलीय भाग को अलग करती है। अगला आप देखेंगे इसके क्षेत्र में विश्व के सबसे विस्फोटक एवं भयंकर ज्वालामुखी है। क्या है? काकरातावा है। और ये शुष्क ज्वालामुखी है, यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, शुष्क ज्वालामुखी। और ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में है। और ये जो आप सुंडा जल संधि देख रहे हैं, सुंडा एक गर्त भी है, यहीं पर स्थित है सुंडा गर्त। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है सुंडा गर्त है। इसे हम गर्त के नाम से भी जानते हैं। क्या है? सुंडा गर्त भी एक है। सुंडा गर्त है, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा सुंडा गर्त। और ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगला हम देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला आप जो देख रहे हैं क्या है? थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? अगर हम बात करें थार मरुस्थल तो ये एशिया महाद्वीप में है। और इसका विस्तार आप देखेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान देश में फैला हुआ है। कहाँ फैला है? ये भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में फैला है। भारत और पड़ोसी देश हमारा जो है पाकिस्तान फैला है। भारत के उत्तर पश्चिम में है और पाकिस्तान के बात करें तो उसका दक्षिण पूर्व में है। भारत का उत्तर पश्चिम में और पाकिस्तान का दक्षिण पूर्व में है। यह मरुस्थल अग्र, रेग और हमाद 3 प्रकार का है। ये मरुस्थल जो है इसमें 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसे अग्र है एक, रेग है, हमाद है। और ये विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाला भी मरुस्थल है। विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इसके बाद आप देखेंगे अगला नहीं, ये विश्व के सर्वाधिक घना बसा हुआ मरुस्थल है। यानी पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें थार मरुस्थल एक ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्या है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है कहाँ? तो थार मरुस्थल में। और ये विश्व के सारे मरुस्थलों में यहाँ पर निवेश करती है। अगर हम विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल का बात करें तो कौन सा है? सहारा है। सहारा मरुस्थल है। और ये कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और भारत का अगर सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की हम बात करें तो गोबी मरुस्थल है। ये कहाँ है? मंगोलिया और चीन के सीमा पर है। इसके बाद हम देखते हैं यह मरुस्थल भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। जो थार मरुस्थल है भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 4 में होगा। देखेंगे पहला गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कितने राज्यों में भारत का फैला हुआ है? तो 4। इसके बाद आगे देखते हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की नुब्रा घाटी 2 कुबड़ वाले ऊँट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी जो 2 कुबड़ वाले जो ऊँट हैं ये थार मरुस्थल में मिलते हैं और यहाँ नुब्रा घाटी में भी मिलते हैं और यह विश्व प्रसिद्ध है। अगला हम देखते हैं। अगला आप देखेंगे तो हमारा एक है, कहते हैं अगर आपको सफलता पाना है तो क्या है?
खून और पसीने से लिखना पड़ता है, तभी सफल। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकारी जॉब है या कुछ भी हो, तो आपके लिए उसके लिए आपको खून पसीना एक करना ही होगा। तो यही हमारा है, आप देख सकते हैं। बाकी थैंक यू।